वेलकम डियर स्टूडेंट, एस.एम. ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम ड्राइंग की बात करेंगे। तो आपकी जो किताब है उस किताब के अकॉर्डिंग हम प्रत्येक लेसन को क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य है वो आपके प्रत्येक लेसन को क्लियर कराना है। तो आज जो हमारा टॉपिक और विषय है वो है हमारी ड्राइंग सब्जेक्ट चित्रकला, उसकी बात करेंगे। ठीक है, चित्रकला की आज बात करेंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है और साथ साथ के अंदर जो चीज़ें याद करने वाली हैं और प्रत्येक टॉपिक को याद करते जाना है आपको। इसके अलावा आप घर पर बैठे बैठे किताब से भी प्रत्येक टॉपिक को पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैंने इस वीडियो में समझा दिया है उस टॉपिक को आप घर पर भी पढ़ेंगे और आज से आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है ताकि आपके जो बोर्ड परीक्षा है उसमें बढ़िया अंक आ सके। तो आज हम ड्राइंग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जो किताब है उस किताब में कुल जो पाठ हैं वो कुल कितने पाठ हैं? कुल जो पाठ हैं वो 12 पाठ है आपकी किताब में, ज़्यादा पाठ नहीं है। चित्रकला में केवल 12 पाठ हैं और प्रत्येक 12 पाठ को भी अलग अलग भागों में बांटा है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं बता देता हूँ कि आपको पता है कि जो पेपर है आपका चित्रकला का बोर्ड पेपर वो कितने नंबर का होता है? 24 नंबर का होता है। 24 अंक का क्या होता है आपका पेपर होता है। ठीक है, 24 अंक का तो पेपर होता है। और पार्ट आपके जो कुल ड्राइंग में दिए हैं वो कितने पार्ट दिए हुए? कुल 12। अब अपने ये समझ लेते हैं कि आपको पूरे किताब में जो 12 पार्ट है उसमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद में अपने एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे शब्दों पर और मेरे जो लिखे हुए शब्द है उस पर ज़रूर ध्यान दें। और एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को आप 2-3 बार ज़रूर देखें ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो आपकी पूरी किताब है वो 3 भागों में विभाजित है। कितने खंडों में? 3 खंडों में। पूरी किताब को 3 खंडों में बांटा है। खंड अ, ठीक है। और इसके अंतर्गत वैसे 2 खंड है आपके, तो इसके अंतर्गत आपकी थ्योरी मतलब सिद्धांत के बारे में बात की गई है। सैद्धांतिक चीज़ें इसमें दी हुई है। इसके अलावा जो खंड ब हैं उसमें आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रायोगिक, वो उससे संबंधित होगा। तो जो खंड अ है उसमें सिद्धांत मतलब उसमें आपको थ्योरी याद करनी है, आपको इसमें पाठों को याद करना है। तो पाठ वगैरह जो इसमें दिए हुए हैं वो इसमें दिए हुए हैं। और खंड जो ब है उसमें प्रैक्टिकल की बात की गई है, प्रायोगिक। तो जो आपकी सिद्धांत मतलब जो पाठ हैं वो कुल कितने नंबर के हैं? 24 नंबर के हैं। और जो प्रायोगिक प्रैक्टिकल हैं वो कुल कितने नंबर का है? 70 नंबर का है। ठीक है, और 6 नंबर जो हैं वो आपके शतरांक हैं। पूरे साल के जो अंक हैं वो इसमें 6 नंबर है आपके। जैसे आपके इंग्लिश में शतरांक 20 नंबर के हैं, है ना। उसी प्रकार ज्योग्राफी में आपके शतरांक कितने हैं? 14 नंबर के हैं क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल है। चित्रकला में शतरांक कितने हैं? 6 नंबर के हैं। तो जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें शतरांक 20 होते हैं। ज्योग्राफी में आपके जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल है इसलिए शतरांक कितने हैं? 24। और ड्राइंग में 70 नंबर का क्या है? प्रैक्टिकल है और 6 नंबर आपके शतरांक हैं। और जो पेपर है वो केवल 24 नंबर का होगा। तो अपन आज बात करेंगे खंड अ की और सिद्धांत मतलब पाठों की बात करेंगे। एक एक पाठ की शुरुआत करेंगे और आपको ध्यान देना है। चलो अपन खंड अ की बात करते हैं। खंड अ, इसमें कुल 12 पार्ट हैं और 12 पार्ट को 3 भागों में विभाजित किया है, अलग अलग इकाइयों में बांटा है। तो इकाई 1, ठीक है, इकाई 1। अब अपन क्या समझ रहे हैं? अपन ये समझ रहे हैं कि कुल कितने पार्ट है और उन पार्टों के क्या नाम है और उन पार्टों के तहत हम कौन सी बातें या कौन सी जानकारी लेंगे वो अपन को समझना है। तो इकाई 1 में आपके कुल 4 पार्ट हैं। कितने लेसन है? कुल 4 लेसन हैं, जिसमें एक लेसन का पहले लेसन का नाम है आपका
दक्षिणी चित्रशैली या दक्षिणी चित्रशैली, तो इसको मैं दक्षिणी चित्रशैली या दक्षिणी चित्रशैली बोल सकता हूँ। चित्रशैली, तो पहले पार्ट का नाम क्या है भाई? दक्षिणी चित्रशैली या दक्षिणी चित्रशैली। ठीक है, पहला इसमें अपना दक्षिण भारत से संबंधित बातें पढ़नी है, तो पहला लेसन हो गया। पाठ संख्या जो आपका 2 है वो है मुगल चित्रशैली। 2 नंबर के अंदर आपको मुगल चित्रशैली के बारे में पढ़ना है। एक बात आप ध्यान दे सकते हो कि दरअसल जो चित्रकला है आप सभी जानते हैं कि इतिहास से जुड़ा हुआ भाग है, हिस्ट्री का ये भाग है। अगर आपको हिस्ट्री बढ़िया आती है चित्रकला भी बढ़िया आएगी, और अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो चित्रकला को भी पढ़ते हो, मूर्तिकला भी पढ़ते हो, तो एक तरह से हिस्ट्री के अंदर ही चित्रकला एक उसका अलग भाग है। चित्रकला हो या मूर्तिकला हो, ठीक है, वास्तुकला हो या स्थापत्य कला हो, ये सब क्या है? हिस्ट्री के ही भाग हैं। ठीक है, तो दक्षिणी चित्रशैली पाठ संख्या 1 है, मुगल शैली 2। तीसरा जो पाठ है वो है राजस्थानी लघु चित्रशैलियाँ। राजस्थानी लघु चित्रशैलियाँ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 4 नंबर जो आपका पाठ है वो है आपका पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला, ये जो 4 पाठ है वो एक इकाई के हैं और ये मध्यकालीन भारतीय चित्रकला के बारे में जानकारी देंगे। तो ये 4 लेसन हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि जो मध्यकाल है उस समय की जो चित्रकला है उसकी जानकारी देंगे। तो मध्यकालीन भारतीय चित्रकला, ठीक है, ये 4 जो इकाई हैं वो किस इकाई के हैं? मध्यकालीन भारतीय चित्रकला। मध्यकालीन भारतीय चित्रकला मतलब जो इतिहास का जो मध्यकाल है उस समय किस प्रकार की चित्रशैलियाँ हैं उनकी बात करेंगे। तो हम यहाँ 4 चित्रशैलियाँ पढ़ेंगे। दक्षिण भारत की पढ़ेंगे, मुगलों की पढ़ेंगे, राजस्थान में किस प्रकार की चित्रशैलियाँ हैं, और जो पहाड़ी चित्रकला है पहाड़ों के अंदर किस प्रकार की पनपी, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ की अलग अलग जगहों के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इकाई जो 2 हैं उसमें कौन कौन से पार्ट हैं? तो इकाई 2 के अंदर हम आधुनिक भारतीय चित्रकला पढ़ेंगे। ये तो मध्यकाल की पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अपने यहाँ से मध्यकाल से शुरू कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्राचीन जो चित्रकला है वो हमने 11वीं क्लास में पढ़ ली है। आपने क्लास 11th में तो पढ़ी है ना चित्रकला, तो उसमें 11th क्लास में आपने प्राचीन चित्रकला के बारे में जानकारी ली है, और तभी तो यहाँ अपन जो शुरू कर रहे हैं चित्रकला वो मध्यकाल से कर रहे हैं और आधुनिक भारत की चित्रकला पढ़ रहे हैं। तो इकाई 2 का जो नाम है वो है आधुनिक भारतीय चित्रकला। ठीक है, आराम से ध्यान से देखना है, समझना है, बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार जितनी इच्छा हो देख सकते हो। तो मैंने इकाई 1 की बात कर ली, इसमें 4 पार्ट हैं। इकाई 2 में आधुनिक भारतीय चित्रकला की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत आपके 4 पार्ट हैं। इसमें भी कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला पार्ट है, या मैं पार्ट संख्या 5 कहूँ, 4 तो हो गया, 5, उस पार्ट का नाम है कंपनी शैली एवं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा, मैंने आपको जिस पार्ट के बारे में बताया है कि इकाई जो 2 है आधुनिक भारतीय चित्रकला, उसमें कंपनी शैली एवं राजा रवि वर्मा। पार्ट संख्या जो 6 हैं अगर उसकी बात करें तो भारतीय
पुनरुत्थानकालीन कला। आधुनिक भारतीय चित्रकला में हम 2 लेसन तो ये पढ़ेंगे, कंपनी शैली क्या है, राजा रवि वर्मा के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, भारत के जो पुनरुत्थानकालीन किस प्रकार की कला थी उस समय की पढ़ेंगे। पाठ संख्या जो आपका 7वां है, आधुनिक कला और कलाकार। आधुनिक जो कला है उसके बारे में पढ़ेंगे और कलाकार के बारे में पढ़ेंगे। और कलाकार, आधुनिक समय में कौन कौन से कलाकार हुए, कौन सी कला हैं उसकी बात करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो पाठ संख्या 7 ये आपका होगा। पाठ संख्या जो 8 है वो होगा राजस्थान की आधुनिक कला। राजस्थान की आधुनिक कला। इकाई जो 2 है, इकाई 2 का नाम क्या है? आधुनिक भारतीय चित्रकला। तो आधुनिक कला जिसमें कंपनी शैली के बारे में, भारतीय पुनरुत्थानकालीन कला, आधुनिक कला और कलाकार के बारे में, और राजस्थान की जो कला है उसके बारे में पढ़ेंगे। इकाई 3 में भी 4 पार्ट हैं। इस प्रकार 3 भागों में 4-4 पार्ट है, तो कुल कितने पार्ट हो गए भाई? 12 पार्ट हो गए। ठीक है, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। इकाई 3, इकाई 3 इकाई 3 के अंदर जो आपका नाम है वो है भारतीय मूर्तिकला। इकाई 3 मूर्तिकला के बारे में है। तो भारतीय मूर्तिकला और मंदिर स्थापत्य और मंदिर स्थापत्य। ठीक है, इस इकाई 3 के अंदर भी आपके 4 लेसन हैं। लेसन संख्या अगर हमने 8 तक तो पढ़ लिया था, उसकी बात कर ली थी। 9, तो जो 9 नंबर लेसन है वो है मध्यकालीन भारतीय मूर्तिकला और स्थापत्य। ठीक है, पाठ संख्या जो 9 है वो कौन सा है भाई? मध्यकालीन भारतीय मूर्तिकला और स्थापत्य। पाठ संख्या जो 10 है वो आपका कौन सा है? आपको नाम याद करना है, राजस्थान की मूर्तिकला। राजस्थान की मूर्तिकला व मंदिर स्थापत्य। ठीक है, इसके अलावा जो पाठ संख्या 11 है वो आपका है आधुनिक भारतीय मूर्तिकला। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला। और पाठ संख्या जो आपका 12 है वो है राजस्थान की आधुनिक मूर्तिकला। राजस्थान की आधुनिक
मूर्तिकला। ठीक है, ये सारे आपके 12 पार्ट हैं, 3 भागों में विभाजित हैं और इन 12 पार्टों के हमने नाम की बात कर ली। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा ये जो 4 पार्ट है इससे आपके कुल 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर का आएंगे? 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। और इससे पहले जो अंक बाहर हैं जिसकी हमने अभी बात की है कि जो इकाई 1 है उससे आपके कुल 8.5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इकाई जो 2 हैं उससे आपके भी 8.5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कुल जो 8.5 ये हो गए और 4 नंबर ये हो गए। इस प्रकार से 8.5 कितने हो गए? 17 और 7 वो कुल 24 नंबर का जो आपका पेपर होगा वो इन पार्टों के माध्यम से होगा। तो पाठ परिचय के बारे में हमने बात कर ली है कि कौन कौन से पाठ हैं। अब हम नए लेसन की शुरुआत करते हैं और पहले पार्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पहले पार्ट को समझने के लिए आप सभी तैयार होंगे और अपने पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं। पाठ संख्या 1। पाठ 1 का नाम मैंने बताया था अभी, दक्षिणी चित्रशैली या दक्षिणी चित्रशैली। तो दक्षिणी या मैं दक्षिणी भी बोल सकता हूँ, एक ही नाम है। तो दक्षिणी चित्रशैली या दक्षिणी चित्रशैली। ठीक है, इस पाठ की शुरुआत करते हैं। आपको मेरी आवाज़ पर, मेरे शब्दों पर ध्यान देना है और पाठ को समझना है। सबसे पहले इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। क्या है दक्षिण चित्रशैली और किस प्रकार दक्षिण चित्रशैली पनपी। तो परिचय देखते हैं। सबसे पहले पाठ परिचय के अंतर्गत आपको क्या याद रखना है, आराम से सुनना है, एक एक बात को गौर से सुन करके याद रखना है। पहले पढ़ते हैं परिचय। अब देखो दक्षिणी चित्रशैली आखिर है क्या, कौन कौन सी बातें याद रखनी है, क्या विशेषता है, एक एक चीज़ को आपको याद करना है। अब देखो शुरुआत कैसे होती है दक्षिणी चित्रशैली की। अगर हम इस इकाई की बात करें तो इकाई पहली जो हमारी थी वो मध्यकालीन भारतीय चित्रकला से संबंधित थी। मध्यकालीन भारतीय चित्रकला से संबंधित थी। इसका मतलब मध्यकाल की बात करें तो 14वीं शताब्दी भी इसमें बात कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो 14वीं शताब्दी थी, कौन सी शताब्दी? 14वीं शताब्दी। उस 14वीं शताब्दी के समय अगर हम भारत के दक्षिणी भाग की तरफ जाए तो उस समय 2 बड़े साम्राज्य थे। 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में 2 साम्राज्य की बात कर सकते हैं। तो 2 साम्राज्य थे। एक का नाम आप याद करेंगे विजयनगर। मैंने नाम बताया आपको विजयनगर के बारे में। और जो दूसरा जो साम्राज्य था उसका नाम था बहमनी। क्या नाम था भाई? बहमनी। तो 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में 2 बड़े साम्राज्य थे, 2 बड़े हम कह सकते हैं सत्ता के केंद्र थे। वो है विजयनगर और बहमनी। ठीक है, और इनका जो नाम है वो कला के लिए उल्लेखनीय है। कला की वजह से इनका नाम जरूर हमेशा याद किया जाता है। ठीक है, अब हमको थोड़े विजयनगर के बारे में जानना है, थोड़ी बहुत बातें हमको बहमनी के बारे में जाननी है। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे विजयनगर के बारे में, फिर पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास इनका काफ़ी लंबा है। किस प्रकार से विजयनगर में किस प्रकार संगम वंश आते हैं, उन वंशों की बात करें तो आपके इतिहास की बात है। हम चित्रकला की दृष्टि से इन साम्राज्यों की बात करेंगे तो वो भी आपकी किताब के अकॉर्डिंग जो किताब में है, क्योंकि इतिहास में काफ़ी तथ्य अलग अलग जगहों पर अलग अलग नज़र आते हैं। तो पहला जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विजयनगर। अब आपको ध्यान से समझना है और सुनना है कि विजयनगर की स्थापना किसने की, क्या विजयनगर में आपको याद करना है। ठीक है, तो विजयनगर की बात सुनेंगे। ये भी दक्षिण भारत के अंदर एक साम्राज्य है। और अगर इसकी बात करें कि विजयनगर की जो स्थापना है वो 1337 में ईस्वी में हुई। 1337 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1337 ईस्वी में।
और इसकी जो स्थापना है वो दो भाइयों ने मिल करके की है। इसकी जो स्थापना है वो दो भाइयों ने मिल करके की है। दो भाई थे, उन भाइयों का नाम याद करना है आपको। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विजयनगर की स्थापना किन दो भाइयों ने की है। तो उन भाइयों का नाम है, एक का नाम तो हरिहर, हरिहर, और दूसरे का जो नाम है वो है बुक्का। ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाइयों ने मिलकर की। एक का नाम हरिहर, दूसरे का नाम बुक्का। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसमें किसी को कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। दरअसल ये जो विजयनगर हैं वो एक वैभवशाली साम्राज्य था। ऐसी कोई बात नहीं, एक छोटा साम्राज्य था। वैभवशाली का मतलब होता है जिसमें धन संपदा हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, इस प्रकार का ये साम्राज्य था। और ये साम्राज्य दक्षिण भारत में फैला हुआ था। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो अभी मानचित्र पर ध्यान देना आपको। जैसे ये दक्षिण भारत थे, ठीक है। और दक्षिण भारत के अंदर जो विजयनगर है, अगर इसकी बात करें तो इसका जो विस्तार है वो दक्षिण भारत में आपको ध्यान रखना है कृष्णा से कावेरी नदी के बीच में था। यहाँ एक नदी बहती है कृष्णा नदी, और यहाँ कावेरी नदी और यहाँ कृष्णा नदी, इनके बीच में जो साम्राज्य था वो ऐसे फैला हुआ था, वो था आपका विजयनगर। हम क्या समझ रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं कि दक्षिण भारत में जो विजयनगर हैं वो इन नदियों के बीच में फैला हुआ था, जिसकी मैंने बात की अभी, कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में। और आपको पता है कि इधर बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या है? अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। तो ये जो दो नदियां हैं जिसकी मैंने बात की दक्षिण भारत के अंदर, ये विजयनगर यहाँ पर फैला हुआ था, इसका साम्राज्य, ये आपको याद रखना है। तो इसके अलावा विजयनगर के अंतर्गत जो संस्कृति है वो विकसित संस्कृति है। कला के अंदर भी विजयनगर का नाम हमेशा आता है, ठीक है। और एक बात ये याद करनी है कि विजयनगर का एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ था। विजयनगर का एक बहुत प्रसिद्ध राजा जिसका नाम हमेशा याद किया जाता है, और उस राजा का नाम है राजा कृष्णदेव। राजा कृष्णदेव, ठीक है। तो राजा कृष्णदेव का नाम भी आपको याद करना है कि विजयनगर का एक कला प्रेमी राजा की बात करें तो राजा कृष्णदेव था, इसको ज़रूर याद करें आप। इसके अलावा विजयनगर की जो चित्रकला है या जो ड्राइंग या पेंटिंग है वो अजंता से मिलती जुलती हैं। विजयनगर की जो चित्रकला है वो अजंता की जैसी है। अजंता का प्रभाव वहाँ हमको दिखाई देता है, अजंता की तरह वहाँ पर चित्र बने हुए हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और एक बात आप याद करेंगे कि जो विजयनगर हैं उस विजयनगर के अंतर्गत अगर विजयनगर की कला देखनी है तो अपन को एक मंदिर की भी बात करनी है। वो जो मंदिर है उस मंदिर का नाम है लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर, ठीक है। मतलब उस समय जो फैला हुआ है पूरा, जिसकी हमने बात की अभी, लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर। मतलब विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी जो चित्रकला है उसके अगर उदाहरण देखें कि किस प्रकार की विजयनगर की चित्रकला थी, तो इस मंदिर के अंदर जो दीवारें बनी हुई हैं उस मंदिर का नाम क्या है? लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर। इसकी जो दीवारें हैं उस दीवारों पर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, और उन चित्रों के माध्यम से हम विजयनगर की चित्रकला को समझ सकते हैं और हम पहचान सकते हैं कि यहाँ की किस प्रकार की कला थी। विजयनगर की इस उदाहरण को आप ज़रूर याद करें, लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर।
ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा विजयनगर के अंदर जो ये मंदिर मिला है और इस मंदिर की हम अभी बात की है, इस मंदिर में हमको अनेक प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं, अलग अलग उदाहरण दिखाई देते हैं। अगर उनकी बात करें तो इस मंदिर की जो दीवारें हैं उस दीवारों पर भगवान शिव के जो अवतार है अलग अलग उनकी बात की गई है। तो शिव के जो अलग अलग या विविध अवतार हैं, विविध यानी अलग अलग जो अवतार हैं उनके यहाँ पर क्या मिले हुए हैं, यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि विजयनगर की चित्रकला का कौन सा उदाहरण है, तो लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर। विजयनगर का जो प्रसिद्ध कला प्रेमी राजा है उसका नाम क्या है, राजा कृष्णदेव। और लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर में कौन कौन से चित्र हम दीवारों पर देख सकते हैं, तो शिव के विविध अवतारों के हम दृश्य देख सकते हैं। अलग अलग भगवान से जुड़ी हुई जो दिव्य प्राणी हैं, ऐसे लोगों के चित्र जिनके पीछे प्रभामंडल बना हो, तो दिव्य प्राणी के हम क्या देख सकते हैं, चित्र देख सकते हैं। भगवान विष्णु को भी हम चित्रों के रूप में देखते हैं, वहाँ पर भगवान विष्णु के भी चित्र बने हुए हैं, भगवान विष्णु के। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अलग अलग प्रकार के संत साधु या संगीतज्ञ संगीत बजाते हुए लोगों के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो ये विजयनगर की कला अगर आपको देखनी है तो इन चित्रों में विजयनगर की कला दिखाई देती है। और ये जो विजयनगर है, इस विजयनगर का जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो ये हैं, आपको ये याद करना है। शिव के विविध अवतार, दिव्य प्राणी, भगवान विष्णु के और संगीतज्ञ उनके चित्र बने हुए हैं इस विजयनगर के अंतर्गत। तो यह हमने विजयनगर की बात की है। विजयनगर के अंतर्गत आपको इतने याद करना है कि विजयनगर की स्थापना कब हुई, किसने की, वहाँ का प्रसिद्ध कला प्रेमी राजा कौन है, और उसका प्रसिद्ध विजयनगर का जो उदाहरण है वो कौन सा है। और इस मंदिर में लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर, भाई लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर भगवान शिव के ही तो है। ठीक है, वीरभद्र भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, उन्हीं का तो मंदिर है। तो उनके जो मंदिर हैं वो ध्यान रखना है कि इस मंदिर में शिव के अवतार के बारे में, दिव्य प्राणी ऐसे लोगों के बारे में, भगवान विष्णु का चित्र और संगीत के चित्र हमको दिखाई देते हैं। इनका हमको अनेक प्रकार के चित्र यहाँ नज़र आते हैं। तो विजयनगर की बात हमारी पूरी हो गई है। अगली जो बात हमने की थी, 2 नंबर जो साम्राज्य था उसका नाम क्या था, अभी मैंने बताया था आपको, बहमनी। तो बहमनी साम्राज्य की बात करेंगे हम कि बहमनी साम्राज्य में कौन कौन सी बातें याद करनी है आपको। सबसे पहले बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1347 ईस्वी में होती है। और विजयनगर की कब होती है, अगर आपको याद है तो मैंने बताया था 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में, और बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में होती है। ये बात आपको याद करनी है। अब 1347 है तो बताओ शताब्दी कौन सी है, तो शताब्दी का मतलब क्या होता है। अब मैंने इसको कौन सी शताब्दी बताया है, 14वीं। क्यों, क्योंकि 1300 तो पूरे हो गए हैं और 14वीं के लिए तो ये वर्ष चल रहे हैं, इसलिए 14वीं शताब्दी है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि 810 लिखा है, बताओ कि कौन सी शताब्दी है, तो ये 9वीं शताब्दी है, 9वीं शताब्दी है। चलो ये बताओ 1857 लिखा है, 1857 कौन सी शताब्दी है, तो कौन सी है, 19वीं शताब्दी है। चलो 2020 लिखा है, कौन सी शताब्दी है, आप बोलेंगे 21वीं शताब्दी। क्यों, क्योंकि 2000 तो क्या हो गए पूरे, अब 21 के लिए तो ये पूरी वर्ष है, 21 चल रही है, तो 2000 पूरे हो गए, 21 के लिए क्रिया चल रही है, 21 के लिए 1 2 3 और 2020 तक आए अपन, तो ये 21वीं शताब्दी है। तो मेरे हिसाब से आप किसी भी वर्ष को देखकर शताब्दी बता सकते हो कि कौन सी शताब्दी है। मैंने अगर आपके सामने कहा है कि 310 कौन सी शताब्दी है, तो 4 नंबर जो चौथी शताब्दी है उसकी बात है। चलो 1203 कौन सी शताब्दी है, तो 13वीं शताब्दी है। कौन सी शताब्दी है भाई, क्योंकि 12 दिखाई दे रहा है, उसके आगे वाला बताना है आपको। 12 है तो 13वीं, 20 है तो 21वीं, 13 है तो 14वीं शताब्दी।
ठीक है। तो हमें देखना है कि बहमनी साम्राज्य की कौन कौन सी बातें हैं, उसकी स्थापना कब हुई। तो बहमनी साम्राज्य की हमने अभी बात की है कि 1347 के अंदर 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई है। अब समझेंगे किसने इसकी स्थापना की, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो बहमनी साम्राज्य के बारे में और भी अपन को पढ़ना है। ठीक है, बहमनी साम्राज्य। इसकी स्थापना 1347 में। इसकी जो स्थापना है वो अलाउद्दीन बहमन के द्वारा हुई और इसी के नाम से बहमनी साम्राज्य का नाम पड़ा है। तो ये याद करेंगे कि इस साम्राज्य का जो नाम बहमनी पड़ा है वो किसके नाम से पड़ा है। तो एक व्यक्ति का नाम आता है अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से ही इस साम्राज्य का नाम क्या पड़ा है, बहमनी। तो 1 नंबर का या आधा नंबर का अगर 1.25 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि बहमनी साम्राज्य का नाम बहमनी किसके नाम से पड़ा है, तो आपको याद करना है कि अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से पड़ा है। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये जो बहमनी साम्राज्य है और इसकी साम्राज्य की बात करें तो इस साम्राज्य में काफ़ी कला प्रेमी शासक हुए। उसमें से एक आपको नाम याद करना है, फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह